हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हसनपुर कहकर एक गांव में मंजरी अपनी बेटी 20 साल की ईशानी और 14 साल के बेटे सागर के साथ रहती थी। सागर स्कूल में पढ़ता था, वहीं ईशानी कॉलेज में। मंजरी गांव के स्टेशन के पास ठेले पर पूरी सब्जी बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। उसकी बेटी ईशानी कॉलेज से आने के बाद ठेले पर उसका हाथ बटाने आ जाती थी। अरे आ गई तू, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मत आया कर। ईशानी बिटिया, तू कॉलेज में पढ़कर थक जाती होगी, सुबह की निकलती है तू। हाँ, तू जा, घर जाकर आराम कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी घर, मुझे तो आपकी मदद करनी है, उसके लिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ ना, और आप मुझे मना नहीं कर सकती। चलिए, मैं आटा गूंद देती हूँ, आप गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल दो। तू ना कभी मेरी बात नहीं मानेगी, सच में। क्या करूं, जिद्दी और मेहनती हूं, बिल्कुल आपकी तरह। दरअसल मंजरी के पति सुभाष ने उसे जब सागर पेट में था तभी छोड़ दिया था और एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी, जिसका नाम यामिनी था। सुभाष और यामिनी अब उसी गांव में एक साथ रहते थे और अब सुभाष की एक बड़ी कपड़ों की दुकान भी थी। सुभाष के जाने के बाद मंजरी बहुत अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके आंसू ही उसकी हिम्मत बने और उसने हर एक मुश्किल को मात देकर पूरी सब्जी बेचकर अपने बच्चों को बड़ा किया। मंजरी का पूरी सब्जी ठेला कभी कभी तो बहुत अच्छा चलता था, तो कभी कभी हद से ज्यादा बुरी हालत में। गर्मी आ गई थी और तपती तेज गर्मी में ग्राहक आना भी बहुत कम हो चुके थे। इसीलिए जितने पैसे मंजरी रोजाना कमाती थी, उससे भी कम कमाने लगी थी। हे भगवान, अगर ऐसे ही रोज मेरी इतनी कम कमाई होती रही तो मैं क्या करूंगी। अगले दिन तो मंजरी की चप्पल ही टूट जाती है और उसके पास चप्पल को टाँके लगवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस कारण वो दिन भर उस गर्म तवे समान तपती सड़क पर नंगे पैर खड़ी होकर पूरी सब्जी बेचती है। लेकिन उस दिन भी उसकी इतनी कमाई नहीं होती। शाम में जब वो घर आ जाती है, तभी उसकी बेटी ईशानी उसके छिले हुए पैर देख घबरा जाती है। हे भगवान, माँ, ये आपके पैरों को क्या हो गया? कहीं आप नंगे पैर? ये क्या, आपकी चप्पल तो टूट चुकी है। इसका मतलब आप दिन भर नंगे पैर ही खड़ी थी। क्या करती हो माँ अभी? आप मेरी चप्पल पहन लेती। हाँ, और फिर तू क्या पहनती? हाँ चल, ज्यादा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। सागर, वो फर्स्ट एड बॉक्स देना। ये लो दीदी। माँ, कल से मैं भी आपके ठेले पर आपकी मदद करने आया करूँगा, ठीक है? चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर, बड़ा आया, मैं भी मदद करने आऊंगा। हाँ। ईशानी मंजरी के पैर पर ऑइंटमेंट लगा देती है, जिससे मंजरी को काफी हद तक राहत मिलती है। दिन गुजरते जाते हैं और मंजरी की कमाई में कोई सुधार नहीं आता। किराया ना भरने के कारण उसके घर मालिक उसके घर की बत्ती काट देते हैं और बेचारे मंजरी, ईशानी और सागर अंधेरे और गर्मी में ही रहने लगते हैं। माँ, अगले महीने में तो स्कूल की फीस भी भरनी है, वरना फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं देंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी खुशियों पर। तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे माफ कर दो बच्चों, मेरे कारण तुम दोनों को इतनी मुश्किलें सहनी पड़ रही हैं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कल के कल ये बत्ती वापस ला कर रहूंगी। और सागर, तू भी बेफिक्र होकर पढ़ाई कर, मैं हूं ना, मैं तेरी फीस भर दूंगी। हाँ। अगले दिन मंजरी अपने बच्चों को बिना बताए ही अपने पास पड़े कुछ गहनों को बेचने निकल पड़ती है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ईशानी और सागर को पता चले कि मैंने गहने बेचे हैं तो वो दोनों मुझे बहुत चिल्लाएंगे, कहेंगे कि क्यों इतना बलिदान करती हो आप हमारे लिए। लेकिन उन दोनों को क्या पता कि उन दोनों के चेहरे की मुस्कान ही तो मेरे जीने का सहारा है। एक माँ अपने बच्चों की खुशी और उनकी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर ये गहने तो कुछ भी नहीं है। मंजरी गहने बेचकर किराए के पैसे भरती है और सागर की स्कूल की फीस भी दे देती है। एक दिन मंजरी को एक शादी में पूरी सब्जी बनाने का ऑर्डर मिल जाता है, जहां ईशानी भी उसके साथ जाती है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो शादी उसके देवर यानी उसके पति सुभाष के छोटे भाई कुमार की है। वहां पर मंजरी की सौतन यामिनी आती है और वो उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे ओ बेवकूफ, 2 कौड़ी की पूरी सब्जी वाले, जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ, आज मेरे देवर की शादी है, समझे तू?
और ठीक से पूरियां तल, एकदम फूलनी चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है मेम साहब। माँ, आपने उस औरत की बातें क्यों सुन ली? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसे इस खौलते तेल की कढ़ाई में फेंक कर फ्राई कर दूं। इडियट, नॉनसेंस कहीं की। अरे जाने दे ईशानी, उनके कर्म उनके पास, हमारे कर्म हमारे पास, और हमें बस अपने कर्म करते जाने हैं, उनके फल की चिंता नहीं करनी है। अच्छा और बुरा सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। उस शादी में पूरी सब्जी बनाना मंजरी के लिए बहुत मुश्किल था। हर पल उसे इसी बात की सोचकर घबराहट महसूस हो रही थी कि कहीं उसका और सुभाष का सामना ना हो जाए, क्योंकि उसने सुभाष से बहुत प्यार किया था। लेकिन वक्त जल्दी बीत जाता है और मंजरी और ईशानी अपना काम निपटाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद मंजरी एक जगह से गुजरते हुए एक बड़ा बोर्ड देखती है जिस पर किसी कुकिंग कंपटीशन का पोस्टर लगा होता है। मास्टर शेफ मॉम्स कुकिंग कंपटीशन, जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे तो इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही चाहिए। जीतूं या ना जीतूं वो सब तो भगवान भरोसे है, लेकिन ऐसे पूरी सब्जी बनाऊंगी कि खाने वाला 7 जन्मों तक याद रखेगा उसका स्वाद। मंजरी उस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है और पूरी सब्जी बनाती है। उस साधारण एवं स्वादिष्ट पूरी सब्जी को खाकर बहुत से लोग प्रभावित हो जाते हैं और जजेस बहुत खुश हो जाते हैं, और मंजरी उस कंपटीशन को जीत जाती है और मास्टर शेफ मॉम ऑफ द ईयर बनती है। कंग्रेचुलेशंस मंजरी जी, आप बनती हैं मास्टर शेफ मॉम ऑफ द ईयर, और इस ट्रॉफी को आपके बच्चे ही आपको देंगे। आफ्टर ऑल ये कंपटीशन सभी माओं के लिए ही तो था। अरे वाह। सागर और ईशानी अपनी माँ को ट्रॉफी देते हैं। मंजरी की आंखें भर आती हैं और वो बहुत खुश थी। पूरा गांव उसके लिए तालियां बजाता है। इस जीत के बाद मंजरी उन पैसों से एक फूड स्टॉल खरीद लेती है और उसमें ही वो पूरी सब्जी बनाकर बेचने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ पूरी सब्जी बेचकर इतना सारा नाम कमाऊंगी और एक फूड स्टॉल खोल पाऊंगी, लेकिन भगवान जी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा ही दिया, क्योंकि आप इस मुकाम पर होना डिजर्व करती हो माँ। चलिए, अब आप फूड स्टॉल के एंट्रेंस पर खड़ी हो जाइए और हाथ में पूरी सब्जी की प्लेट पकड़ रखिए। हम आपके ऑनलाइन पेज का फोटोशूट कर रहे हैं, जिससे लोग आपकी पूरी सब्जी को ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स पर ऑर्डर कर सकते हैं। वाह वाह, थैंक यू बच्चों, मेरा इस सब में इतना साथ देने के लिए। सच में मैंने जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया जरूर है, पर बहुत कुछ कमाया भी है। बहुत दर्द तो मिला है, लेकिन तुम दोनों जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी भी मिली है। चलो चलो माँ, अभी आप इमोशनल हो जाओ और आपकी आंखों का नल बहना शुरू होए हैं, उससे पहले फोटो शूट कर लेते हैं। हाँ। ईशानी और सागर मंजरी का फोटो शूट करते हैं। मंजरी अपने फूड स्टॉल पर अब 2 आदमी भी काम पर रख लेती है, जो डिलीवरी और बाकी का काम करते हैं, और इस तरह मंजरी अपने पूरी सब्जी फूड स्टॉल के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगती है और अपने जीवन में बहुत आगे जाती है। विवेक एक गरीब आदमी होता है जो एक कंपनी में काम करता है। उस कंपनी के मालिक रघुनाथ चौधरी की बेटी उर्वशी को विवेक से प्यार हो जाता है और वो जिद करके उससे शादी कर लेती है। विवेक अनाथ होता है और वो अपनी बहन अमृता के साथ रहता है। विवेक ने ही बचपन से अमृता को संभाला होता है। अमृता टेलरिंग करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है, लेकिन अमीर भाभी उर्वशी को अपनी गरीब ननद अमृता से नफरत होती है। ओह गॉड, अमृता भी ना बिल्कुल किसी बोझ की तरह है। विवेक और मुझे प्राइवेसी भी नहीं मिलती इसकी वजह से। विवेक तो भी मेरे साथ रहकर थोड़ा क्लासी और स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन ये तो एकदम गंवार और अनपढ़ टाइप से है। बहन जी कहीं की। हाँ। उर्वशी भाभी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। ओह, तुमने क्यों बनाई है कॉफी? मुझे कॉफी सिर्फ मेरे हाथ की ही पसंद है। तुमने इस कॉफी को भी तो चाय की तरह ही बनाया होगा। तुम जैसी अनपढ़ गवार को कॉफी बनाने आती ही कहाँ होगी। जाओ अभी यहाँ से। अमृता को बहुत बुरा लगता है। उर्वशी को अमृता का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए एक दिन वो एक गुंडे को घर पर बुलाती है और वो विवेक और अमृता से कहती है, ये देखो विवेक, ये लखन है, इसकी और अमृता की शादी करा दो, दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगेगी। क्यों? अम्मू, क्या हुआ? तू इतना कांप क्यों रही है? कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है विवेक भाई,
अरे मैं आपकी बहन को एकदम रानी बनाकर रखूंगा, कसम पैदा करने वाले की। भैया एक मिनट, जरा यहाँ तो आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे जो बोलना है हमारे सामने ही बोलना अमृता, इतना क्या पर्सनल। मैं और उर्वशी दीदी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कसम पैदा करने वाले की। हाँ विवेक। लेकिन विवेक उन दोनों की बात नहीं मानता है और वो अमृता के पास जाता है। अरे बोलो अम्मू, क्या हुआ? भैया ये लखन एक गुंडा है, ये 9 बार जेल भी जा चुका है। अभी हाल ही में ये 6 महीनों की सजा काट कर आया है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी भैया। अच्छा, तो जो बैंक में रॉबरी हुई थी 2 साल पहले, उसमें इसी का हाथ था? हाँ भैया। कहीं ये बेवकूफ अमृता विवेक को सारा सच न बता दे। विवेक गुस्से से लखन को घर के बाहर निकाल देता है। अरे विवेक भैया, क्या हुआ? काहे घर से बाहर निकाल रहे हो? क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी तुम जैसे गुंडे के साथ नहीं करूंगा। चल निकल यहां से, वरना तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, कसम पैदा करने वाले की। लखन वहां से चला जाता है और विवेक उर्वशी को डांटता है। उर्वशी, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम ये क्या करने वाली थी? वो लखन एक बहुत बड़ा 420 था, चोर, गुंडा, मवाली, ये सारे शब्द भी उसके लिए कम हैं। सॉरी विवेक, मुझे लगा कि भाभी फिलहाल मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। एक फैशन डिजाइनर बनना मेरा सपना है। ओह नो, अच्छा मौका मिला था इसे यहाँ से भगाने का, वो भी हाथ से छूट गया। मोहल्ले में एक टेलरिंग कंपटीशन होता है जिसमें अमृता सुंदर सुंदर कपड़े कम समय में सील कर जजेस को खुश करती है और उसके ड्रेसेस बड़े बड़े मॉल के दुकानों में बेचने के लिए भेजे जाते हैं। वो उस कंपटीशन को जीत जाती है। एक मॉल का ओनर अमृता से मिलकर कहता है, अमृता जी, आपके हाथों में सच में जादू है। क्या खूबसूरत कपड़े डिजाइन और स्टिच किए हैं आपने। हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। क्या आप हमारे मॉल के क्लोथ शॉप के लिए कपड़े बनाएंगी? हम आपको अच्छे रेट्स चार्ज करेंगे, उसके आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जी सर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य वाली बात होगी। अमृता अब दिन रात मेहनत करके कपड़े डिजाइन करके उन्हें सीलती और बेचने भेजती। उसके कमरे को उसने अपना ऑफिस बना रखा था, लेकिन अमृता की ये तरक्की देखकर उसकी भाभी उर्वशी खूब जलने लगती है। ओफो, ये सब क्या है? ये कितने डाउन मार्केट कपड़े डिजाइन करती हो यार अमृता तुम। मुझे तो बहुत ही गरीबों वाले डिजाइन्स लगते हैं ये सारे। कपड़े तो मैं भी पहनती हूँ, एकदम हाई क्लास और डिजाइनर। भाभी, मुझे भी आपके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और रही बात मेरे कपड़े आपको ना पसंद आने की, तो एक आप ही हैं जिसे मेरे बनाए गए कपड़े पसंद नहीं हैं। बाकी इतने सारे लोगों को तो मेरे कपड़े डिज़ाइनर से भी अच्छे लगते हैं। शायद आपकी फैशन टेस्ट कुछ अजीब सी है, या फिर आपकी आंखों में ना कुछ इशू है। उर्वशी की तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो बदले में अमृता को कुछ बोल नहीं पाती। एक दिन उर्वशी चुपके से अमृता के कमरे में जाती है और उसकी सिलाई मशीन को उठाकर कहती है, अब ये सिलाई मशीन जाएगी सीधा कचरे में, और कल तक जो बड़ा ऑर्डर अमृता को देना है ना, वो उसे देने में असफल रह जाएगी, क्योंकि जब सिलाई मशीन ही नहीं रही होगी तो वो कपड़े कैसे सिलेगी। उर्वशी उस सिलाई मशीन को एक कूड़ेदान में फेंक देती है और जब बाद में अमृता अपनी सिलाई मशीन को गायब देखती है, हे भगवान, ये क्या? मेरी सिलाई मशीन, मेरी सिलाई मशीन कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूंगी? मुझे कल सुबह तक ऑर्डर पूरा करना है। मैंने सोचा था कि रात भर जाकर बचा हुआ सारा काम निपटा दूंगी। अमृता बहुत ही चिंतित हो जाती है। वहीं उर्वशी अपने कमरे में नया एसी लगवा लेती है। अरे अमृता, आओ तो देखो, मैंने कमरे में एसी लगवा लिया है। अब देखो, तुम्हारे भाई एसी तो खरीद नहीं पाएंगे जल्दी, इसीलिए मैंने ही खरीद दी। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? भाभी, वो मेरी सिलाई मशीन कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है। तभी अमृता की सहेली बिंदिया का फोन कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसने उर्वशी को उसकी सिलाई मशीन फेंकते हुए देखा था। भाभी, आप इतनी अमीर होकर इतना नीचे गिर सकती हैं? छी, आपने मेरी सिलाई मशीन कचरे में फेंक दी। रुकिए, मैं अभी भैया को सब बताती हूँ। तभी वहां पर विवेक आ जाता है और उर्वशी उसके सामने नाटक करना शुरू करती है और उसके सीने से लगकर रोने लगती है।
देखो ना विवेक, ये अमृता मुझे कितना बुरा भला बोल रही है और मुझे इस घर से बाहर निकलने के लिए कह रही है। विवेक, विवेक मुझे यहाँ नहीं रहना है। अमृता मुझसे बहुत नफरत करती है। अम्मू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे किस बात का बदला ले रही है तू अपनी भाभी से? अगर कोई इस घर से बाहर निकलेगा तो वो तू। लेकिन भैया, मेरी बात तो सुनिए भैया। विवेक अमृता को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। उर्वशी के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार वही होता है जो उसे हमेशा से चाहिए था। बेचारी अमृता अकेली ही अपना सामान लेकर यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती है। उसका इस दुनिया में विवेक के अलावा कोई नहीं था, और अब जब विवेक ने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया, तभी वो पूरी तरह अकेली और बेसहारा हो जाती है। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसे ही हैं। मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? अमृता एक छोटे से किराए के मकान में अकेली रहने लगती है और वो एक सिलाई मशीन खरीदती है, जिससे वो अपना काम जारी रखती है। और काम कर कर के उसे फैशन इंडस्ट्री में भी ब्रेक मिल जाता है और वो एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब उर्वशी बाजार में चल रही होती है और उसके सामने से अमृता एक महंगी कार में बैठकर जाती है। ये क्या? ये अमृता तो इतनी अमीर हो गई। ये क्या? हाँ, क्या से क्या हो गया? भाभी, अगर आप उस दिन वो नाटक नहीं करती ना, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती और अकेले रहकर जीवन में संघर्ष भी नहीं कर पाती। भैया को मेरा प्यार देना। बाय। अमृता वहां से चली जाती है और उर्वशी उसे देखती ही रह जाती है। डिम्पी और कार्तिक की शादी होती है, लेकिन डिम्पी को अपने मायके से ही बहुत प्यार था। मायका छोड़कर ससुराल जाना है, ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शादी के बाद की पहली सुबह जब वो घोड़े बेचकर देर तक सो रही होती है, तभी उसकी सास पद्मा उसके कमरे में आकर उसके कान के पास बेलन से थाली बजाती है। अरे उठ जा रे मेरी अम्मा, उठ जा, सूरज देवता ने भी अपने दर्शन दे दिए। ओफो, क्या सासू माँ, आप बिना सुबह सुबह दिमाग की दही कर दी। ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप जल्दी से उठकर तैयार हो जा, आज तेरी पहली रसोई की रस्म भी है। अरे यार, अब तुझे रोज सुबह 6 बजे उठना होगा, वरना आज तो सिर्फ बेलन से थाली बजाई है, वरना कल से तो सीधे इस बेलन से ही तेरा सर फोड़ दूंगी मैं, समझी ना तू? डिम्पी मुंह बनाकर उठ जाती है, लेकिन डिम्पी भाग्यवान होती है क्योंकि उसका ससुराल उसके मायके के काफी करीब होता है। जब वो अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी कर रही होती है, तभी पड़ोस की निम्मो आकर उसे खिड़की में से कहती है, अरे क्या तू भी डिम्पी, तू यहाँ गर्मी में पसीने बहाकर खाना बना रही है और वहाँ तेरे मायके वाले तेरे जाने की खुशी में 5 पकवान बना रहे हैं। क्या? सबकी आज खैर नहीं। डिम्पी खिड़की से कूदकर दौड़ते हुए अपने मायके में जाती है और वहां पर जाकर वो सारा अच्छा बना हुआ खाना ठूसने लगती है। वाह वाह, क्या कचौरियां हैं, क्या मालपुए हैं, आहा, मजा ही आ गया। डिम्पी को इस तरह खाते देख उसकी माँ सुवर्णा कहती है, अरे डिम्पी बेटा, तुम्हें अभी से अपने ससुराल में तो होना चाहिए था, है? तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है आज। अरे यार मम्मी, खाने दो ना, बहुत भूख लगी है और मैं ये खाना खाकर एसी ऑन करके सोने वाली हूँ, क्योंकि वहां पर ना मेरी सास मुझे एसी ऑन करने पर भी ना डांट लगाती है। डिम्पी की भाभी मानवी को ये सब अच्छा नहीं लगता और बहुत गुस्सा आता है। डिम्पी, ये क्या नाटक है तुम्हारा? तुम्हें इस वक्त अपने ससुराल में होना चाहिए, ना कि मायके में। अब तुम कुंवारी नहीं रही, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अंडरस्टूड? अरे अरे भाभी, इतना क्यों गरम तवे की तरह तप रही हो आप? मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, मैं जब चाहे यहाँ आऊंगी और जब चाहे यहाँ से जाऊंगी, आपको क्या? तभी डिम्पी को उसके पति कार्तिक का कॉल आता है। डिम्पी, कहाँ चली गई हो तुम? अरे जल्दी आ जाओ, वरना माँ आज प्रलय ला कर ही रहेंगी। ठीक है। डिम्पी अपने ससुराल में फिर से चली जाती है और वो ये एक बार नहीं बल्कि बार बार और रोजाना करने लगती है। एक दिन दोपहर के वक्त,
कपड़े धोने के लिए रह गए हैं, लेकिन माँ जी तो गहरी नींद में है। चलो इसी बहाने मायके में जाकर मस्त एंजॉय करके आती हूँ। डिम्पी चुपके से अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा लॉक करके चली जाती है और मायके जाकर आराम फरमाती है, जिससे उसकी भाभी मानवी का पारा हाई हो जाता है। डिम्पी, छोटी बच्ची हो क्या? इतना सारा कचरा फैला रखा है यहाँ तुमने। तुम्हें अकल वकल है या नहीं? ओ भाभी जी, अपना वॉल्यूम ज़्यादा हाई मत करो। आपका घर होने के पहले ये मेरा घर है, तो ज़्यादा उड़ो मत। हाँ। लेकिन वहीं पर जब पद्मा सोकर उठती है, तभी वो देखती है कि दरवाज़ा तो बाहर से लॉक ही है। वो दिन भर उसी कमरे में बंद रहती है। अरे डिम्पी बहू, अरे मर गई क्या? मुझे यहाँ जोरों की लगी हुई है और तू दरवाज़ा भी नहीं खोल रही। हाय रे, अब तो लगता है बहू सीधा रात को ही आएगी। आने दो से, आज उसकी खैर नहीं। शाम में जब डिम्पी ससुराल लौटती है, तभी पद्मा डंडा लेकर ही खड़ी होती है। वो उसे खूब पीटती है। उई माँ, मामा जी लग रही है। क्यों री कलमुई, बहुत पंखाए है ना तेरे। जब देखो तब बहाना मार के ये चालाकी करके अपने मायके भाग जाती है। मुझे कमरे में बंद करके चली गई है। चल, अब तुझे भी मैं ऐसे ही 10 घंटों तक एक ही कमरे में बंद करूंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। पद्मा डिम्पल को 10 घंटों तक एक कमरे में बंद करती है और डिम्पी उस कमरे में रोने की जगह खुशी से सोती है। वेल डन माँ जी, आपने मुझे 10 घंटे कमरे में बंद करके बहुत अच्छा किया। मैं अब आराम से सो पाऊंगी। अगर मुझे आपको लॉक करके जाने की यही सजा मिलेगी तो मैं आपको रोजाना बंद करके जाया करूंगी। मजा आएगा। डिम्पी रोजाना मायके भागती और रोज उसे अपनी सास से सजा मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे डिम्पी को अपनी गलती थोड़ी सी ही सही लेकिन समझ में आ जाती है। डिम्पी गैस पर कुकर चढ़ाकर भूल जाती है और मायके जाकर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखने में मगन हो जाती है। और जब पद्मा रसोई में जाती है, तभी कुकर ब्लास्ट होता है और पद्मा का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। अरे नहीं, मेरा चेहरा, अरे 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 मर गई रे। जब डिम्पी मायके से ससुराल आती है, तभी कार्तिक डिम्पी को बहुत गुस्सा करने लगता है। ये सब क्या है डिम्पी? तुम्हें मैंने और माँ ने कितनी बार समझाया, लेकिन तुम नहीं समझी। और देखो, आज तुम्हारी बेवकूफी और लापरवाही के कारण माँ की क्या हालत हो गई है। अरे देख देख, तेरी वजह से मैं माधुरी दीक्षित से काली कलूटी बन गई। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? मेरा पूरा चेहरा जल गया रे तेरी वजह से। आई एम सॉरी माँ जी, मैं कल से मायके नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। पिछली बार भी तुमने यही सेम डायलॉग मारा था और आज भी वही सेम डायलॉग कॉपी पेस्ट करके मार रही हो। नहीं, अब तो मैं तुम्हारे इस तमाशे पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाकर ही रहूंगा। कार्तिक शाम में जब घर पर लौटता है, तभी उसके साथ एक औरत भी आती है और दोनों ने गले में वरमाला पहनी होती है। हाय दैया, ये क्या कार्तिक, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे होते हुए दूसरी शादी? ये भूतनी कौन है? तमीज से बात करो डिम्पी, ये कोई भूतनी वूतनी नहीं है, ये मेरी बीवी है मेघा। ये बरसों मेघा हो या शीला की जवानी हो, मुझे उससे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। ओए चमक, चल निकल यहाँ से, ये मेरा पति है। नहीं, तू निकल यहाँ से अब, क्योंकि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे अपने घर गृहस्थी और ससुराल की कुछ पड़ी ना हो। हाँ डिम्पी, तुम रोज उसी पल का बेसब्री से इंतजार करती हो ना कि मैं कब अपने मायके जाऊं। तो फिर लो, मैं तुम्हें पूरी तरह छूट दे रहा हूँ। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके में ही जाकर रहो। खुश? नहीं, ऐसा मत करो कार्तिक, मेरी बात सुनो कार्तिक। कार्तिक कार्तिक डिम्पल को घर के बाहर निकाल देता है और डिम्पी अपने मायके में ही रहने लगती है। लेकिन जहाँ एक वक्त पर उसे रोज अपने पड़ोस के ससुराल से मायके में आने पर खुशी महसूस होती थी, वहीं अब उसे अपने ससुराल का मोल समझ आता है और मायके में घुटन होने लगती है। अब मैं क्या करूं? कैसे सब कुछ ठीक करूं? मैंने सच में बहुत गलत किया। खुद ने ही अपनी गलतियों से खुद की जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। अब क्या करूं? डिम्पल को अपनी गलतियों का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। वो कार्तिक के पास जाकर रोते हुए उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो कार्तिक, माफ कीजिए माँ जी, मैंने बहुत गलत किया है,
लेकिन प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं आप दोनों से ये वादा करती हूँ कि अब से अपनी गलतियों को फिर से नहीं दोहराऊंगी मैं। ठीक है डिम्पी, चलो रोना बंद करो। तुम ही मेरी बीवी थी और तुम ही रहोगी। फिर वो शादी? वो तो सिर्फ एक नाटक था, तुम्हें अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। डिम्पी सुधर जाती है और अब वो अपने मायके तो जाती है, लेकिन सिर्फ तीज त्योहार या किसी खास अवसर पर ही, और वो अपनी सास संग खुशी से रहकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। कुमुद अपने पति इंद्रेश और छोटे बेटा बेटी मिंकू और बिट्टी के साथ रहती है। इंद्रेश और उसका बड़ा भाई अखिलेश दोनों एक ही घर में रहते हैं। अखिलेश एक बहुत अच्छी नौकरी पर होता है, वहीं इंद्रेश की नौकरी छूटे हुए 2 महीने हुए होते हैं और वो नई नौकरी ढूंढ रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिली होती है। कुमुद की जेठानी बेला को इंद्रेश और कुमुद का उनके साथ रहना बोझ सा लगने लगता है। एक दिन की बात है जब सास फाल्गुनी अपने ससुराल से मिले हुए गहने छोटी बहू कुमुद को दे रही होती है। ये ले छुटकन बहू, ये कुछ गहने हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे मिंकू और बिट्टी के स्कूल की फीस भर देना। लेकिन सासू माँ। तभी अचानक से वहां पर जेठानी बेला आ जाती है और वो फाल्गुनी के हाथों से वो गहने छीन लेती है। वाह वाह, हाँ, बहुत अच्छी तरह से मदद कर रही हो आप सासू माँ इस कुमुद महारानी को। बढ़िया है। अरे वाह, आपको अपने छोटे बेटे के बच्चों को देने के लिए सब कुछ तुरंत रेडी रहता है, और मेरे पीहू और गोलू के लिए तो आपने कभी कुछ नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है बड़की बहू, वो इंद्रेश की नौकरी नहीं है और अब मिंकू और बिट्टी के स्कूल की फीस भरनी है, तो इसीलिए छुटकन बहू और इंद्रेश बार बार अखिलेश से कैसे पैसों की मदद मांगेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं ही दे दूं। कोई जरूरत नहीं है। अरे इसका पति 2 महीनों से बिना नौकरी के बैठा है, इन्हें और इनके बच्चों को मेरा पति संभाल रहा है। ये लोग तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने बैठे आए हैं यहाँ पे। हाँ, क्या पता सच में नौकरी नहीं मिल रही है या जानबूझकर ये सारा नाटक कर रहे हैं। दीदी, आप पैसे ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? माना कि मेरे पति के पास नौकरी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और अभी हमारी मजबूरी है, इसीलिए हमें जेठ जी से मदद लेनी पड़ रही है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप रोज सुबह सुबह से शाम तक यूं ही जहरीले ताने देती रहो हमें। तभी वहां पर इंद्रेश और अखिलेश आ जाते हैं। अरे फिर इतना ही है तो अपने पति को बोलो जल्दी से नौकरी ढूंढे, जीना दुश्वार करके रख दिया है मेरा भी और मेरे पति का भी। हाँ बेला, ये क्या बेहूदगी है? तुम कुमुद से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तुम्हारी देवरानी है और हमारे भाई की बीवी। गला मत फाड़ो, वरना मैं भी अगर फट गई ना तो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं हूँ। हाँ, यहाँ तो किसी को कुछ बोलना ही गुनाह है। हाँ। बेला वहां से चली जाती है। बेला ऐसे ही रोजाना इंद्रेश और कुमुद को बुरा भला बोलती रहती थी, जिससे उन दोनों को बहुत दुख होता है। एक दिन जब आंगन में पीहू, गोलू और बिट्टी मिंकू खेल रहे होते हैं, तभी गोलू, पीहू, हमें भी खेलने दो ना ये फुटबॉल, हमें भी इसके साथ खेलने का बहुत मन है। हाँ गोलू, पीहू, हमें भी खेलने दो। नहीं, मम्मी ने कहा है कि तुम दोनों को कोई भी टॉयज नहीं देने हैं। हाँ, तुम दोनों जाओ यहाँ से और हम दोनों को खेलने दो। गोलू बिट्टी को धक्का मारता है और ये देखकर मिंकू को गुस्सा आता है और वो गोलू को मारने लगता है। तेरी तो गोलू के बच्चे, तूने मेरी बहन को धक्का मारा। गोलू और मिंकू दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और इस लड़ाई में गोलू को चोट लगती है। बच्चों की चिल्लाहट सुनकर बेला, अखिलेश, कुमुद, इंद्रेश और फाल्गुनी आंगन में आते हैं। अरे अरे अरे, हे भगवान, बिट्टी, गोलू, बच्चों तुम ठीक हो ना? कुमुद, देखा तुम्हारे इस मिंकू ने मेरे गोलू का क्या हाल किया है? लेकिन भाभी, पहले गोलू ने बिट्टी को धक्का दिया। और नहीं तो क्या? गोलू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम चारों मिल बांट कर खेला करो। अब बस बहुत हुआ। ये कुमुद और इंद्रेश के बच्चे भी इनके जैसे ही हैं, बिल्कुल एहसान फरामोश। हाँ,
अरे तुम लोग जो रोज सुबह ब्रेड जैम, दिन में रोटी सब्जी, दूध दही सब हमारे पैसे का खाते हो ना, तुम्हें रहने के लिए छत भी मेरे पति की वजह से मिल रही है। लेकिन नहीं, अभी और नहीं, अभी इस घर का बंटवारा तो होकर रहेगा। जाओ, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। चलो फुटो। बड़ी बहू, अपनी हद में रहो, ये ठीक नहीं है। मैं अपनी हद में नहीं रहूंगी सासू माँ, आप भी जाइए इन लोगों के साथ, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो। ये तुम क्या कह रही हो बेला? तुम बंटवारा क्यों चाहती हो? हाँ, क्योंकि ये जो मेरे महान देवर जी है ना, ये बूढ़े हो जाएंगे तब भी इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। इन्हें कौन संभालेगा? हमें हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में भी सोचना है। और अखिलेश, तुम्हें अपने बच्चों की कसम, तुम इन्हें जाने से नहीं रोकोगे। हाँ। अखिलेश मजबूर हो चुका था। बेचारे कुमुद, इंद्रेश और फाल्गुनी मिंकू और बिट्टी के साथ घर छोड़कर चले जाते हैं और घर के साथ रिश्तों का भी बंटवारा हो जाता है। कुमुद और इंद्रेश अपने पास बचे हुए पैसों से एक छोटे से कमरे वाले मकान में रहने लगते हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। कुमुद पड़ोसी से 2 रोटियां और अचार मांग कर लाती है। सासू माँ, मिंकू और बिट्टी, ये लो, ये रोटी और अचार खाओ। इंद्रेश जी और मैं कुछ खा लेंगे बाद में, पड़ोस की चाची ने दिया है, बहुत अच्छी हैं वो। भगवान भला करे उसका। इंद्रेश 1 महीने तक जूते पॉलिश करके सबको संभालता है, लेकिन 1 महीने के बाद उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब अखिलेश इंद्रेश को पैसे देने जाने निकलता है, तभी बेला फर्श पर तेल गिराती है, जिससे फिसलकर अखिलेश गिर पड़ता है। खबरदार जो तुमने उन लोगों की मदद की तो। लेकिन वो लोग पराये थोड़े हैं। वहां मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है, मेरे लाडले भाई इंद्रेश की बीवी, उसके बच्चे हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बेला? तुम्हें गोलू और पीहू की कसम है, अगर तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी है तो तुम वहां नहीं जाओगे, फिर चाहे वो लोग जिए या मरे। अखिलेश मजबूर था, इसीलिए वो इंद्रेश और अपनी माँ से मिल नहीं पाता। एक दिन अचानक से अखिलेश का एक बस एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, जिसके बाद बेला के ऊपर मुसीबत और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अब भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत परेशानी में होती है। मैंने अखिलेश के जीते जी ही उनकी सारी जमा पूंजी अपने लालच के पीछे उड़ा दी। अब तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। मैं क्या करूंगी? कैसे संभालूंगी अपने आप को और अपने बच्चों को? घर मालिक आकर बेला और उसके बच्चों को घर से बाहर निकालता है, क्योंकि उन्हें 1 महीने से घर का किराया नहीं दिया गया होता है। बेला अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाती है, लेकिन उसके मायके में उसकी माँ वंदना दरवाजे पर ही उसे चिल्लाती है। क्यों आई है यहाँ? अब तू निकल जा। तेरा और हमारा रिश्ता तो उसी दिन टूट चुका था जब तूने उस अखिलेश से शादी की थी और हमें भूल गई थी। हाँ। लेकिन माँ, अरे माँ मेरी बात तो सुनिए। अरे माँ। मम्मी, भूख लगी है। हाँ मम्मी। हाँ बच्चों, बस थोड़ी देर और मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हाँ। बेला अपने बच्चों के साथ फुटपाथ पर बैठी होती है कि तभी वहां पर इंद्रेश और कुमुद आ जाते हैं और वो दोनों बेला, गोलू और पीहू को अपने नए घर ले जाते हैं। इंद्रेश और कुमुद का जीवन अब बहुत बदल चुका था और दोनों अब अच्छी नौकरी कर रहे थे। बेला को अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो कुमुद, इंद्रेश, सासू माँ और तो और बिट्टी और मिंकू, तुम दोनों भी। मैंने आप सभी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज किस्मत ने मुझे अपनी गलतियों की सजा दे दी। जिस आदमी के बलबूते मैं गुरूर करती रही, आज वो नहीं रहा। मुझे मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने दिया कुमुद और इंद्रेश। मुझे माफ कर दो। कुमुद, इंद्रेश और फाल्गुनी बेला को माफ कर देते हैं। पूरा परिवार अखिलेश को बहुत याद करता है। बेला सुधर जाती है और सही से रहने लगती है और वो भी नौकरी करके अपने बच्चों को संभालती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।